हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन के 13 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। WHO रिपोर्ट ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी? इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। गाइस, कल हमने पढ़ा था वैसे कि किस तरह से जो इंडिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बन रहा है, ठीक है, और जिसमें हमने कुछ कंट्रीज का हाथ भी मिलाया है फॉर सो दैट हम और प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो गाइस, इस तरह से हमें क्या करना है, अपनी चीज़ों को कोरिलेट करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि WHO ने क्या रिपोर्ट अपनी पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं हेल्थ सेक्टर में तो कुछ इसके वजह से कुछ एथिकल चैलेंजेस आ सकते हैं या कुछ रिस्क आ सकते हैं, और इसलिए उन्होंने बोला है, उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिस पे हमें सबको कंप्लाई करना होगा सो दैट हम क्या कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्चुअल में पब्लिक हेल्थ के लिए या पब्लिक के बेनिफिट के लिए हम यूज़ कर सकें। एथिकल इश्यूज़ क्यों आ सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर्स होंगे तो वो क्या करेंगे, जो भी हेल्थ का डाटा कलेक्ट करेंगे वो काफ़ी एक्सीड कर सकते हैं व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और ऐसा एक्सेस डाटा की वजह से वो क्या कर सकते हैं, कुछ उन डाटा को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से सीरियस एथिकल, लीगल या फिर ह्यूमन राइट कंसर्न्स इशू आ सकते हैं। इसके अलावा अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना होगा ऑन वन हैंड या फिर सोशल अपलिफ्टमेंट पे, तो उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज को एलोकेट करना होगा जिसकी वजह से अगेन एक एथिकल डिलेमा आ सकता है। इसके अलावा क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं सो दैट हम एथिकल यूज़ को प्रमोट कर सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा एमर्जिंग टेक्नोलॉजी और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको वह एड्रेस भी कर रही है। सबसे पहले हमें जो 6 प्रिंसिपल्स में ये है कि हमें ह्यूमन की जो ऑटोनॉमी है, जो उसकी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। हमें ह्यूमन की वेलबींग, ह्यूमन सेफ्टी, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी और इंटेलिजिबिलिटी को इंश्योर करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा हमें लेके आना है। इंक्लूसिवनेस और इक्विटी को इंश्योर करना है। देखो अब ये कुछ जो टर्म्स होती हैं, क्योंकि मैं डेली पढ़ाती हूँ तो हम कभी कभी मैं बता देती हूँ, कभी कभी नहीं बताती हूँ। इंक्लूसिवनेस मतलब कि सभी को इंक्लूड करना है, जो ग्रास रूट लेवल पे उन लोगों को भी इंक्लूड करना है। इक्विटी मतलब कि सबको इक्वली असेस देना है, फाइन। इसके अलावा हमें क्या करना है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो और सस्टेनेबल हो। बाकी आपको पता ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, क्योंकि हम कल भी डिस्कस किया। इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है वो हम मशीन्स में क्या करते हैं, स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ह्यूमंस का जो माइंड है वो हम मतलब कि वो मशीन वैसा काम करने लगती है, फाइन। AI रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमंस एंड मिमिक देयर एक्शन। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसके अंदर ये कि हम क्या करते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी एबिलिटी को और अच्छा बढ़ा सकते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। मतलब अभी बताया कि हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो वही हम पढ़ रहे हैं कि हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, वो क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके पेशेंट को ज़्यादा अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्यूरेट डायग्नोसिस मतलब कि कभी कभी पता नहीं चलता ना कौन सी डिजीज़ हो रही है, तो डायग्नोसिस अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अभी आप एक्सरे यूज़ करते हो, अल्ट्रासाउंड करते हैं एंड मैनी अदर ब्लड टेस्ट, तो इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप ज़्यादा अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हो, ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में जैसे कोविड जैसी, ठीक है, इन्फॉर्म कर सकते हो द डिजीजेस ऑफ द हेल्थ पॉलिसी मेकर्स और एलोकेट रिसोर्सेज विद इन द हेल्थ सिस्टम। रिकमेंडेशन किया, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी टेक्नोलॉजीज है उसको एथिकल और ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन करना है। पब्लिक को हमें क्या करना है, इंगेज करना है इन डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो दैट हम क्या कर सकें, जो लोग हैं वो भी इस डाटा को समझें कि किस तरह से डाटा शेयर होता है और आपका डाटा किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें सिटीजन्स को भी क्या करना है, अवेयर करना है। इसके अलावा हमें ट्रेनिंग और कंटिन्यू रखना है एजुकेशन प्रोग्राम को, सो दैट हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए उनको असिस्ट कर सकें कि वो किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कुछ साल पहले हमारे बैंक या पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होते थे, वहाँ पे सिंपल क्या होते थे, बुक्स चलती थी, जो भी उनकी फाइल चलती थी, ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए तो हमने उन लोगों को क्या करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, उनको हमने एजुकेशन प्रोवाइड करें कि किस तरह से वो क्या कर सकते हैं, उन कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमें क्या करना है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको हमें असिस्ट करना है इस चीज़ में। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो भी करंट या फिर जो प्रपोज एक्शन प्लान आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, या कोई भी लॉज, पॉलिसीज या रेगुलेशंस हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उनको भी हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रपोजल्स अंडर द PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट एक्सीड द गवर्नमेंट टारगेट्स। तो गाइस, इस जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अब हम अगेन बार बार पढ़ते रहते हैं PLI स्कीम के बारे में। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो स्कीम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं उन कंपनी को, अगर वो
टारगेट से एक्सीड क्या कर देते हैं, सेल कर लेते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। फाइन। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज एन आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम, मतलब कि अगर आपने उतना जो अपनी प्रोडक्शन है, जो सेल है, उससे ज़्यादा करिए, आउटकम जो आपका ज़्यादा है, वहाँ पे हम इंसेंटिव डिस्पर्स करते हैं ओनली आफ्टर प्रोडक्शन हैज़ टेकन प्लेस इन द कंट्री, जब प्रोडक्शन हो चुकी हो। फाइन। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इस को PLI स्कीम हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर लेके आए थे, सो दैट हम अपनी इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें। तो इसका जो हमने बेस ईयर माना है 2019-20 माना है, इसको नोटिफाई किया किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। सिडबी जो कि इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है इस स्कीम की। सिडबी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो गाइस, हम पर्टिकुलर इस PLI स्कीम के अंडर देख रहे हैं, दैट इज़ अ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट। ठीक है, हर एक स्कीम के लिए ये डिपार्टमेंट या ये मतलब कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है या कुछ मिनिस्ट्री के जो अंडर डिपार्टमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो जो टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट है, इसकी जो स्कीम है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। फाइन। तो फर्म्स क्या करिए, ऑफर करिए नियर अबाउट कितना इन्वेस्ट किया है फर्म्स ने PLI स्कीम के अंडर फॉर पर्टिकुलर दिस स्कीम 4500 करोड़, जबकि जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो 3000 करोड़ था। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हमने काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का टारगेट को एक्सीड किया, जिसकी वजह से इंडिया का जो टारगेट है ऑफ मेकिंग 2.44 लाख करोड़ वर्थ ऑफ टेलीकॉम गियर बाय 2020 वो हमारा पूरा हो सकता है। फाइन। फीचर्स के हैं जरा हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या, आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पे। इसमें हम कौन कौन सेक्टर्स को इंक्लूड किए हैं, वही नेक्स्ट जनरेशन 4G 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क वायरलेस इक्विपमेंट्स हो गए। फाइन। देखो, टेलीकॉम मतलब टेलीफोन, जो भी आपको टेलीफोन कंपनीज़ हैं, जो जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, ये जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके जो अब ये भी कुछ जो यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि ऑफकोर्स उनको भी तो कहीं से लेना होगा ना ये चीज़। तो पहले वो चाइना की जो फर्म्स थे उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, इसलिए हम अपनी इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा जो इंटरनेट ऑफ थिंग एक्सेस डिवाइसेज हो गए या फिर और भी जो भी अदर वायरलेस इक्विपमेंट हो गया। अब देखो, अगर आपके पास वाईफाई नेटवर्क पहुँचाया जा रहा है, वायरलेस नेटवर्क पहुँचाया जा रहा है, तो इतनी फाइबर्स लगती हैं, जो भी इतना कुछ लगता है, ठीक है ना, तो उन सब में जो मैन्युफैक्चरिंग में जो इक्विपमेंट लगते हैं, तो ये सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर एंटरप्राइज इक्विपमेंट लाइक स्विचेस, राउटर्स, ये सब। ठीक है, राउटर्स वगैरह, यही मैं बात करना चाह रही हूँ। इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा अप टू 20 टाइम्स ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड इनेबलिंग देम टू यूटिलाइज देयर अनयूज्ड कैपेसिटी। ठीक है, सिंपल बात ये कि जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखी हुई है MSME के लिए 10 करोड़ और औरों के लिए रखी हुई है 100 करोड़ के लिए। ठीक है, मतलब जो MSME थे वो 10 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका जो 20% है वो इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इंसेंटिव स्ट्रक्चर 4% से 7% हम इंसेंटिवाइज करेंगे फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एंड द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम पढ़ते हैं। जी सिक्योरिटीज़ RBI अनवील्स रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। तो गाइस आपको शायद पता होगा जी सिक्योरिटीज़ के बारे में, मैं नहीं पता हो तो चलो ना हम बता देते हैं। देखो दो तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। एक होती हैं सिक्योरिटीज़ मतलब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उनको पैसा चाहिए तो वो कुछ सिक्योरिटीज़ इशू कर देते हैं। सपोज़ करो अगर आपको 100 रुपये चाहिए तो आप बॉन्ड के रूप में 100 रुपये इशू कर दोगे, तो जो बंदा खरीद लेगा वो 100 रुपये का बॉन्ड खरीद लेगा और आपको 100 रुपये दे देगा। सिंपल बात ही होती है। तो जो ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कोई भी इशू कर सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ होता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ होता है लॉन्ग टर्म के लिए। फाइन, कुछ जो होता है लेस देन 1 ईयर के लिए, कुछ जो होता है ग्रेटर देन 1 ईयर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो शॉर्ट टर्म के भी खरीद सकती है, जिसको हम जी सिक्योरिटी बोलते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए खरीद सकती है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक नॉलेज है जो मैंने आपको बता दी है। तो जी सिक्योरिटीज़ को होते हैं जैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है अगर उसको मनी बोरो करनी, उधार लेनी हो। 2 कैटेगरीज की होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, डेटेड सिक्योरिटी होते हैं। ट्रेजरी बिल्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ली जाती है, 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज, मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए। डेटेड सिक्योरिटी होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आप लेते हो, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल से 40 साल तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगेन ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो जी सिक्योरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू कर सकती है। जो ट्रेजरी बिल्स या जो लवी लेस देन 1 ईयर वाला काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। फाइन, अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ में। अभी के जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें हम क्या करते हैं,
तो सो दैट ईजिली इसमें क्या कर सकें, कोई भी इन्वेस्ट कर सकें किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सिंपल बात है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उधार पे, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ इशू कर देगी। अब क्या करेगा, अब कोई किसी ने इन्वेस्टर है, अगर उसको उस इन्वेस्टर को गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदनी है तो वो खरीद सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टॉप सोल्यूशन बनाया हुआ, वन स्टॉप सोल्यूशन, कि इस पोर्टल पे जाके आप क्या कर सकते हो, सपोज करो मैं अगर गवर्नमेंट को उधार देना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, उसकी ये सिक्योरिटीज़ खरीद लूँगी। ठीक है, तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू फैसिलिटेट, मतलब कि ईजिली आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ईज करना। फाइन, तो इससे पहले जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते थे वो इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते थे जी सिक्योरिटीज़ में, और वो कैसे कर सकते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो या फिर कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ थी जो लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स के द्वारा इशू की जाती थी। फाइन, मतलब डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली, नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस स्कीम की हाइलाइट्स क्या हैं, सबसे पहले जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको अपना एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट को ओपन करना होगा, मेंटेन करना होगा RBI के साथ। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फिर इसके बाद करने ये अकाउंट खुलवाने के बाद वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी इशू कर सकते हैं, और या फिर एंड टू निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। अब गाइस ये क्या है, मतलब कि अगर आपने एक बार अकाउंट खोला तो आप गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ का जो इशुएंस है, जो भी उनको इशू करता है, फाइन, तो उनके साथ आप असेस में रह सकते हो। फाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कब सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है। फाइन, तो ये जो निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मशीनिंग है, ये एक एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आप क्या कह सकते हो, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो अब आप ये दोनों चीज़ों में ध्यान रखना। अब इस स्कीम की ज़रूरत क्यों थी, सबसे पहले क्या, जो सिक्योरिटी मार्केट है वो मेनली डोमिनेट की गई है बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कि जो ग्रुप में है। ठीक है, जैसे बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी मार्केट में स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए पैसा ही नहीं बचता है। ठीक है, तो हम इसलिए प्रमोट करें ताकि कोई इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सके। इससे पहले क्या होता था, जी सिक्योरिटीज़ पॉपुलर थी तो अमंग रिटेल इन्वेस्टर, जैसे NSE गो बिड ऐप हो गया, ये रिटेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट एज ए एक्सचेंज। ठीक है, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं था। इससे क्या होगा, इस स्कीम से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स का जो बेस है उनको ब्रॉड कर दो, मतलब कि हम इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा ऑप्शंस इन्वेस्ट करने के हम दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना वैसे भी सेफ माना जाता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, हैवी रेन ट्रिगर फ्लैश फ्लड्स लैंडस्लाइड्स इन हिमाचल प्रदेश। तो क्या अभी आपने देखा होगा, अगर आजकल में बारिश आ रही है, ठीक है, तो अभी लेट मानसून है, लेकिन हैवी रेन एकदम से आएगी तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है, एकदम से मतलब कि विद इन 2 या 3 या इतनी ज़्यादा रेन आ जाना है कि वहाँ पे फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाए, तो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो सकती है। तो गाइस ये तो माय न्यूज़ है। एनवायरनमेंट में कवर होगी। फ्लैश फ्लड क्या होता है, वो फ्लड इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जो वाटर राइज हो जाता है ड्यूरिंग और विद इन अ फ्यू आवर्स, मतलब रेनफॉल हुई, क्योंकि इतनी हैवी रेनफॉल हुई कि विद इन अ फ्यू आवर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का जो लेवल है वो राइज हो गया। ये हाईली लोकलाइज्ड इवेंट्स होते हैं, मतलब कि विद इन अ सिटी होता है या स्मॉल टाउन में हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के होता है, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ की जो टोपोग्राफी, सोल कंडीशन, ग्राउंड कवर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स अगर वहाँ की मिट्टी की अच्छी नहीं हुई तो ऑफकोर्स वो जल्दी वहाँ पे लैंडस्लाइड आने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वहाँ पे पेड़ नहीं है तो ऑफकोर्स वहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, कोशिश ये फ्लड फ्लड्स के लिए देखो, अगर एक तरह से हैवी रेनफॉल हो जाए आइदर फ्रॉम थंडर स्टॉर्म, ह्यूरिकेन्स या ट्रॉपिकल स्टॉर्म, या अगर कोई डैम एकदम से ब्रेक हो जाए या मड स्लाइड्स हो जाए, ग्लेशियर मेल्ट हो जाए आइदर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, दीज आर द मेजर कॉजेज जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड जैसे इवेंट्स आते हैं। अब फ्लैश फ्लड्स का इवेंट क्या पड़ेगा, अब आपको देखो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इतना देख सकते हो, फ्लड आएगी तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, हाउसेज, ऑफिस, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, ये सब टूटेंगे, ब्रिजेस भी होंगे, वाटर टैंक्स होंगे। इसके अलावा जो केमिकल्स या जो हजार्डस सब्सटेंस है वो क्या कर सकते हैं, वो वाटर में मिलेंगे, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर देंगे, जो वहाँ पे नेचुरल बॉडीज़ हैं। इसके अलावा जो इकोसिस्टम का जो नेचुरल बैलेंस है वो भी डिस्ट्रॉय होगा और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों की जान को खतरा है। अब मेजर्स क्या लिए गए हैं सो दैट हम इन इवेंट से प्रिवेंट हो सके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज को लॉन्च किया गया है फॉर साउथ एशिया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले फ्लैश फ्लड जैसे थ्रेट्स की वार्निंग हम प्रोवाइड कर सकें 6 से 24 घंटे पहले। फाइन, इसमें हम क्या करेंगे, जो बिल्डिंग लॉस सो दैट मतलब कि लाइफ का या हाउसेस का डैमेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्डिंग लॉस को स्ट्रिक्ट वे में इंप्लीमेंट करते हैं एंड डिमार्केशन ऑफ फ्लड प्रोन एरिया, और स्पेशली जो एरियाज फ्लड प्रोन है वहाँ पर उनको डिमार्केट करते हैं। इसके अलावा हम अपने इंटेलिजेंट फ्लड वार्निंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, जैसे आईफ्लोस हो गया, दैट इज अ इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है
टॉप यूएस कमांडर इन अफगानिस्तान स्टेप डाउन एज 20-year वार नियर्स एंड। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर GSU। अभी क्या है, जो अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री मिशन है उन्होंने 31 अगस्त को कंक्लूड कर दिया है कि वो क्या करेंगे, अफगानिस्तान में सिविल और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। फाइन, मतलब कि फाइनली वैसे वो 31 अगस्त को जो यूएस से मिलिट्री मिशन था अफगानिस्तान में वो ख़त्म कर रहे हैं 31 अगस्त को। लेकिन स्टिल ये नहीं ख़त्म होने के बाद कि वो अफगानिस्तान को असिस्ट नहीं करेंगे, नहीं, अगर वहाँ पे कुछ भी सिविल मतलब लोगों को वहाँ पे असिस्ट करेंगे और ह्यूमैनिटेरियन भी काम करते रहेंगे। यूएसए ने पहली बार कंट्री जो आया था अफगानिस्तान में आया था 2001 में आया था। सो दैट वो अफगानिस्तान में क्यों आए थे, यूएसए मिलिट्री बेस क्यों वहाँ पे लेके आया था 2001 में, सो दैट जो वहाँ पे अलकायदा के जो टेररिस्ट थे उनके बेसिस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या क्यों और वो क्यों लेके आया था यूएसए 2001 में, क्योंकि आपको पता है वो इवेंट हुआ था सितंबर 11 अटैक का न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में, ठीक है। अब क्यों यूएसए अफगानिस्तान से अपनी जो मिलिट्री है उसको विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि यूएसए मिलिट्री एंगेजमेंट जो है अफगानिस्तान में वो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी थी और एक फ्यूटाइल इन्वेस्टमेंट बन चुका है, जिसकी वजह से अब जो अफगानिस्तान की बेसिक पॉलिटिकल और मिलिट्री डायनेमिक्स है वो बिल्कुल अल्टर हो चुकी है। इसके अलावा यूएसए क्या कर रहा है, अब अपनी प्रायोरिटीज़ अफगानिस्तान से शिफ्ट करके इंडो पैसिफिक में कर रहा है, बिकॉज अब उसको ऐसा लगता है यूएसए को कि चाइना बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। फिर इश्यूज़ क्या हैं, अगर यूएसए विड्रॉ कर लेगा अफगानिस्तान से अपनी मिलिट्रीज को या मिलिट्री बेसिस को, तो इश्यूज़ क्या होंगे। सबसे पहले अफगानिस्तान में दोबारा सिविल वार के फियर देखने को मिल सकते हैं और हम आई थिंक 2 बार हमने ऐसी न्यूज़ पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जैसे ही वायलेंस मतलब कि वो मिलिट्री बेसिस हटेंगे तो वायलेंस दोबारा कंटिन्यू होगा और अफगानिस्तान वापस सिविल वॉर में जा सकता है, जैसे सीरिया वगैरह है। इसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी, इसकी वजह से क्या होगा, ऑफकोर्स अगर अफगानिस्तान को दिक्कत आएगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पड़ेगा, क्योंकि जो यूएसए का जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं क्या करते थे, जो अफगानिस्तान में प्रेजेंट जो टेररिस्ट हैं या फिर जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं उन पर चेक बना रहता था, ठीक है। तो अब अफगानिस्तान में कुछ होगा तो इंडिया की भी टेंशन पड़ेगी। अब इंडिया के क्या कंसर्न है, भाई सबसे पहले सिक्योरिटी है, वायलेंस रेस हो सकता है, अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आई तो इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बनेगा टू द टेररिज्म इवेंट्स, ठीक है। इकोनॉमी क्या, इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है अफगानिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट्स में, जैसे अफगान प्रोजेक्ट में, तो इसमें भी दिक्कत आएगी अगर वहाँ पर टेररिज्म बढ़ा। स्ट्रेटेजिक क्या है, अफगानिस्तान को हम सोचते हैं कि एक गेटवे है अगर हमको मिनरल रिच या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाना है, मतलब अगर ऑफकोर्स अगेन अगर वहाँ टेररिज्म रहेगा तो इंडिया को भी इनसिक्योर रहेगा। नेक्स्ट है A new global framework for managing the nature through 2030 by UNCBD। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GSP। अभी क्या रिलीज़ किया गया है ये जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है, दैट इज़ अ रूल्स, किस तरह से आप नेचर को मैनेज कर सकते हो। तो ये फ्रेमवर्क रिलीज़ किया गया किसके द्वारा, बाय द UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये फ्रेमवर्क ये बता रहे किस तरह से हम गाइड कर सकते हैं, अपने एक्शंस ले सकते हैं, सो दैट अपने नेचर को हम प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें और हम असेंशियल सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड कर सकें। इसमें हमने 21 टारगेट्स हैं जो हमें 2030 तक कंप्लीट करने हैं और 4 गोल्स हैं, सो दैट हमें ह्यूमैनिटी अचीव करनी है, दैट इज़ द लिविंग इन हार्मनी विद नेचर विजन बाय 2050। फाइन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के COP15 में जो हम गोल्स थे हम उनको और ज़्यादा रिफाइनमेंट करेंगे फॉर कन्विंग चाइना इन अक्टूबर 2021। फाइन, सिंपल बात ये कि COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 मीटिंग हुई थी तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो 2021 में जो COP द्वारा होगी तो उसमें हम फर्दर इन गोल्स को और ज़्यादा क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा लाइक अमेंड टाइप करेंगे, ठीक है। अब हम जरा ये पढ़ लेते हैं, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं है। कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए अर्थ समिट में। देखो 3 समिट्स हुए थे इस वक्त, मतलब कि 1992 में 3 चीज़ें साइन की गई थी। फाइन, तो ये अर्थ समिट इसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि रियो समिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अर्थ समिट हुई थी वो रियो डी जेनेरो में होता है 1992 में, और ये जो CBD था वो फोर्स में आया था दिसंबर 1993 में। फाइन, CBD क्या करती है, नगोआ प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करती है ऑन असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ कार्टिगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। देखो गाइस कार्टिगेना प्रोटोकॉल किस पे, बायोसेफ्टी पे है। IHE बायोडाइवर्सिटी टारगेट, देखो गाइस अभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम जो है हमारे 2030 तक हमें कंप्लीट करना है, तो उससे पहले जो टारगेट था वो IHE टारगेट चलते थे, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर कितने टारगेट थे, 10 या 11 टारगेट था जो हमें 2020 तक करने थे। फाइन, तो गाइस अब आप मुझे ये बताओगे, आपका क्वेश्चन आज का ये कि 1992 में कौन कौन से वो जो 3 थे CBD के अलावा जो 2 और हैं हमने साइन किए थे। फाइन, हम जरा पढ़ते हैं इसकी न्यूज़ को। टारगेट में क्या क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हैं उनके हमने इंट्रोडक्शन को 50% रिड्यूस करना है। देखो इन्वेजिव क्या होती हैं, जो वहाँ की, देखो अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया की कुछ स्पीसीज है जो वहीं की है, एंडेमिक है, वहीं के लोग हैं, ठीक है। अगर अब पहले अब क्या अगर यूरोपियंस आए थे
ब्रिटिशर्स आए थे, वो हमारी इन्वेड कर गए और हमारे इंडिया को तहस महस करके। तो इन्वेजिव स्पीसीज कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एलियन स्पीसीज होती हैं, जो वहाँ के जो नेचुरल लोग होते हैं उनको ख़त्म कर देती है, नेचुरल जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टारगेट्स में ये है कि जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं उनको 50% रिड्यूस करना है और उनके इम्पैक्ट को भी। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट में से उनको हमने आधा घटाना है, और पेस्टिसाइड्स को भी हमने इतना जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उनको भी हमने 2/3 तक घटाना है, और प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको भी हमने एलिमिनेट करना है। इसके अलावा $200 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे सो दैट हम क्या कर सकें, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट कर सकें, किस तरह से वो अपने वहाँ पे नेचर को मैनेज कर सकें। अब 4 गोल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी एक्सटिंक्शन का जो अगर हमें लगता है कि कोई प्लांट स्पीसीज या कोई एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्शन के थ्रेड पे है तो उन्हें होल्ड करना है और बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन को होल्ड करना है। हमें क्या करना है, नेचर सर्विसेज, जो नेचर सर्विसेज दे रहा है ह्यूमंस को, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, उनको एनहेंस करना, रिटेन करना है। और वो कैसे करोगे, अगर आपको कंजर्व करोगे, फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट हर एक बंदे को देना है फ्रॉम यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा जो अवेलेबल फाइनेंशियल और अदर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है उनके बीच में जो गैप है उनको हमें ख़त्म करना है। अब हम बढ़ते अपनी छोटे छोटे न्यूज़ पे। दैट इज द रिचर्ड ब्रैंसन टेक्स ऑफ फर्स्ट इन स्पेस टूरिज्म रोल। अभी क्या 3 प्राइवेट कंपनीज है, दैट इज द ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस की, वर्जिन गैलेक्टिक जो कि रिचर्ड ब्रैंसन की, और स्पेसएक्स ये एलन मस्क की हैं। अब ये तीनों कंपनीज की आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में है कि कौन स्पेस टूरिज्म को में अपना हाथ आगे लाएगा। इन तीनों में से जो रिचर्ड ब्रैंसन है वो पहली कंपनी है, ठीक है, जो पहली बना है थ्रू ट्रैवल टू स्पेस इन इज ओन रॉकेट। फाइन, तो ये अपने रॉकेट में खुद गया है। पहला जो स्पेस टूरिस्ट था वो डेनिस टिटो था, जो कि 2001 में विजिट किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ऑन अ रशियन सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट। फाइन, ब्रैंसन को अकॉम्पनीड किया गया बाय 5 क्रूमेट्स, मतलब कि अभी क्या है, जो स्पेस में जो विजिट किया वो रिचर्ड ब्रैंसन है, और रिचर्ड ब्रैंसन अकेला नहीं किया है, 5 क्रूमेट्स उनके साथ और गए हैं। एक तो शिष्टा बंड्रा जो कि इंडियन रीजन की वुमेन है, आई थिंक आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, और ये 3rd इंडियन रीजन बनी है वुमेन जो स्पेस में फ्लाई करी है आफ्टर कल्पना चावला एंड द सुनीता विलियम। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है खादी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अभी ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, उन्होंने रिसेंटली क्या किया, अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया कहाँ पे, 3 कंट्रीज़ में। कौन कौन सी, भूटान, यूएई एंड द मैक्सिको। फाइन, तो अभी क्या किया, जो केवीआईसी है उन्होंने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया है 3 कंट्रीज़ में, दैट इज़ द भूटान, यूएई एंड द मैक्सिको। अब जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं जिसके साथ हमने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया है खादी पे, अब वो 9 हो गए, मतलब कि खादी ने खुद को रजिस्टर 9 कंट्री साथ कर लिया। ट्रेडमार्क कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी फ्रेज, सिंबल, डिज़ाइन हो सकता है, जिससे ये बता सकता है कि खादी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं किसी और के साथ, ठीक है, मतलब उसकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है। अब अगर खादी ने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा है तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, सबसे पहले हम उसके गुड्स एंड सर्विसेज के सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस ब्रांड अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते। फाइन, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। अब इसको रिपोर्ट पब्लिश किया गया बाय को-ऑथर्ड, मतलब 5 यूएन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। एक तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूएन चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द WHO। फाइंडिंग क्या है, अभी क्या है, 2014 तक क्या है, जो नंबर ऑफ हंगर पीपल्स थे वो डिक्रीज़ हुए थे, लेकिन 2014 के बाद से जो हंगर से जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो स्लोली इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके अंदर से जो अंडर नरिश्ड लोग हैं 2020 में वो 768 मिलियन है, जिसमें से मोर देन हाफ जो बच्चे हैं 418 मिलियन वो एशिया में रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो हंगर से सफ़र कर रहे हैं वो एशिया में रहते हैं। अंडर बेस्ट प्रैक्टिस में रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो इंडिया है, इंडिया फिंगर मिलेट्स का यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं सो दैट हम जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे उसको हम एड्रेस कर सकें। नेक्स्ट है स्पेस राइस। चाइना ने क्या किया, पहला बैच जो स्पेस राइस था उनको हार्वेस्ट किया फ्रॉम द सीड्स जो रिटर्न लिए गए फ्रॉम अ लूनर वॉयज, दैट इज़ अ शैंगफेल लूनर पर लास्ट ईयर। कंट्री ने क्या किया, जो सीड्स हैं राइस के, ये जो और क्रॉप्स के हैं वो हमने स्पेस तक लेके थे सिंस 1987। अब सिग्निफिकेंस क्या है स्पेस राइस का, देखो जो स्पेस राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज रहे हैं किसके, कॉस्मिक रेडिएशन 0 डिग्री, जिसकी वजह से जो कुछ सीड्स हैं वो म्यूटेट हुए हैं और वो हाइयर यील्ड प्रोड्यूस किए हैं जब उनको वापस अर्थ में, मतलब सिंपल बात ये है, कुछ सीड्स थे जिनको हमने स्पेस का एनवायरनमेंट दिया, ठीक है, और वो स्पेस में कौन लेके गया था, बाय द लूनर वॉयज, जिसका नाम था ये, ठीक है। अब इन सीड्स वहाँ पे क्या हुआ, उनको कॉस्मिक रेडिएशन मिला,
ग्रेविटी नहीं मिली, जिसकी वजह से कुछ सीड्स आपस में इरिटेट हो गया, और जब उन सीड्स को वापस हम अर्थ पे लेके आए, उनको कल्टिवेट किया, तो उन्होंने हाइयर यील्ड प्रोड्यूस करी। फाइन, अब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है चाइना की हाइब्रिडाइज ब्रीडिंग को, बिकॉज ये बेटर जेनेटिक सोर्सेज हैं इसमें एज कम्पेयर टू द अदर सीड्स। फाइन, नेक्स्ट है आषाढ़ी बीज एंड द रथ यात्रा। मे बी यू नो अबाउट, बिकॉज हम आर्ट एंड कल्चर में हमने 2019 की जो हमने PT 365 की थी उसमें हमने पढ़ा हुआ है। आषाढ़ी बीज फेमस एक जगन्नाथ रथ यात्रा है जो कि अहमदाबाद और पुरी में स्टार्ट हुई है। आषाढ़ बीज, इसको कच्छ का न्यू ईयर भी माना जाता है, जो 12 जुलाई को गया हुआ है। इसका आषाढ़ बीज का मतलब ये कि अब रेंस शुरू हो गई हैं कच्छ गुजरात में। रथ यात्रा ओनली फेस्टिवल है वर्ल्ड में जहाँ पे हम डीटीज़ को, वहाँ पे जो हमारे देवी देवता हैं उनको टेम्पल से बाहर निकाल के हम ट्रैवल करते हैं ड्यू टू डिवोटीज। और ये लार्जेस्ट चैरियट प्रोसेशन है, मतलब कि यात्रा है, यहाँ पे लोग चलते हैं। ठीक है, इसमें जो लॉर्ड जगन्नाथ के जो सिबलिंग्स भाई बहन हैं, जो लॉर्ड बलभद्रा एंड देवी सुभद्रा, उनको भी हम लेते हैं बाय सेवियातिस, जो भी ट्रेडिशनल फीस्ट है। फाइन, कुछ प्लेसेस थे न्यूज़ में, हम जरा पढ़ लेते हैं आज की लास्ट में से। सबसे पहले क्यूबा की कैपिटल है हवाना। ये बिगेस्ट आइलैंड नेशन है कैरिबियन आर्किपेलागो में, और ये अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट है, और ये सिंस 1959 रेजोल्यूशन से अंडर फाइडल कैस्ट्रो। अभी के रिसेंटली के इन्होंने सोबरेना 2 वैक्सीन को डेवलप किया है, वर्ल्ड का फर्स्ट कंजुगेट वैक्सीन है, जिसमें हमने क्या कर रहे हैं, कुछ वायरस के जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है उनको कंबाइन किया किसके साथ, वायरस जो टेटनस का डीएक्टिवेटेड फॉर्म का। ठीक है, सो दैट हम क्या कर सकें, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ा सकें, और इसकी एफिशिएंसी 91.2% है। फाइन, तो सिंपल बात ये कि कोविड का वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया है जिसका नाम है सोबरेना 2, और ये कैसा वैक्सीन है, कॉन्जुगेट वैक्सीन है। कॉन्जुगेट वैक्सीन का मतलब क्या है, इसमें हमने क्या करा है, वायरस की रिसेंटर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन किया किसके साथ, जो टेटनस का जो डीएक्टिवेटेड वायरस है उसके साथ। फाइन, नेक्स्ट है पारासल आइलैंड। रिसेंटली के चाइना ने क्लेम किया है कि वो क्या करेगा, इट ड्रोव अवे द USA वॉरशिप दैट इज द USS बेनफोर्ड फ्रॉम द पार्सल आइलैंड। पार्सल आइलैंड, इसको हम सीशा आइलैंड भी बोलते हैं, चाइना में है, और होंगसा आर्किपेलागो वियतनाम में ये आइलैंड है। इसमें 130 स्मॉल कोरल आइलैंड भी हैं, रीफ्स भी हैं, और इन साउथ चाइना सी विद, इसमें कुछ रेड रिच हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं जो क्लेम किए जाते हैं बाय ताइवान और वियतनाम, और साथ में चाइना उसको एडमिनिस्टर करता है। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।